गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं शिवम खरे RPITI पन्ना से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर इक्वेशन चल रहा है, तो अध्याय का नाम आपको पता है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, और इसमें हमें ये जानना है कि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कितने तरह की होती है। तो आज का हमारा जो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का प्रकार है उसका नाम है सैंडविच वाइंडिंग, सैंडविच कुंडलन या सैंडविच वाइंडिंग। तो ये आपके सामने इसका एक सिंप्लीफाइड 2 डायमेंशनल स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, सैंडविच हम सब खाते हैं, कभी ना कभी खाई होगी, खाते ही होंगे। तो ये आपके सामने सैंडविच वाइंडिंग कैसे की जाती है, इसका एक 2 डायमेंशनल स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए, इसमें सैंडविच में आप जैसे कि जानते हैं कि 2 चीजों के बीच में कोई एक चीज, कोई 3 चीजें हैं, उसमें से जो बीच में कोई चीज है वो बीच में बाकी ऊपर और नीचे 2 चीजों से दबी हुई है, तो उसे हम कहते हैं सैंडविच। मतलब जो बीच की जो चीज है वो सैंडविच हो रही है ना, द थिंग इन बिटवीन इज बीइंग सैंडविच्ड। तो यहां पर व्हाट इज दैट पर्टिकुलर स्टफ, कौन सी चीज है जो बीच में और किसके बीच में सैंडविच हो रही है। ठीक है, सैंडविच जैसा कि हम खाते हैं 2 ब्रेड पीसेस के बीच में आप मसाला भाजी, आलू जो भी आप उसमें लगाते हो, तो जो आलू का भरता है, जो मसाला है, जो आपका भाजी वगैरह है, जो भी है, वो 2 ब्रेड पीसेस के बीच में सैंडविच हो रही है। यहां पर सैंडविच हो रहा है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग दो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस की जाती है, अर्थात हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 लो वोल्टेज वाइंडिंग्स। यहां पर ये देखिए, नंबर 1 लो वोल्टेज वाइंडिंग, नंबर 3 लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो नंबर 1 और नंबर 3 लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में है आपका, बीच में क्या है आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग। फिर 3 और नंबर 3 नंबर और 5 नंबर में आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और उसके बीच में 4th नंबर पे क्या है, 4th सीक्वेंस में कौन सा आ गया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो आप देख रहे हो पहले और तीसरी लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में दूसरी क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। मतलब ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये दोनों साइड से देखिए 2 पैरेलल पाथ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और जैसे कि ये क्या है, बाहर कोर क्यों है, ये जो कोर है ये बाहर क्यों बताई गई है, और वाइंडिंग अंदर क्यों बताया गया है। ये वाइंडिंग को यहां पे आप कह सकते हो कि ये वाइंडिंग स्ट्रिप या पट्टियों के रूप में क्यों दिखाई गई है। दिखाने का मतलब ये है ताकि ये ओके, सो आई रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि पावर कट हो चुका है, तो थोड़ा सा पावर कट हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें आपको हो सकता है कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई हो। लेकिन अब चूंकि ये लेक्चर चालू है तो इसको हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बीच में लेक्चर छोड़ना भी सही नहीं होगा। ओके, तो यहां पर सैंडविच वाइंडिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहली बात तो यह है सैंडविच वाइंडिंग में क्या सैंडविच हो रहा है, कौन सी 2 चीजों के बीच में कौन सी तीसरी चीज सैंडविच हो रही है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है वो 2 लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 स्टेप बताई हुई है, ये समझाने के लिए। आप कह सकते हो, आपका प्रश्न हो सकता है कि सर वाइंडिंग थोड़ी ना दिख रही है, तो वाइंडिंग थोड़ी ना है। ये वाइंडिंग नहीं है, लेकिन वाइंडिंग
समझाने के लिए कि लोग सैंडविच कैसे किया जा रहा है, इसके लिए हमने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है, सामने का व्यू लिया है कि इसको आप एज्यूम करिए कि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। ओके, सो पावर अब आ चुका है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग, पहला नंबर लो वोल्टेज वाइंडिंग, तीसरा नंबर लो वोल्टेज वाइंडिंग, पहले और तीसरे के बीच में हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस की गई है। वैसे ही देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, पांचवें नंबर पे क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, तीसरे और पांचवें के बीच में क्या है, चौथे नंबर में आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। ये हो गया कोर लिंब नंबर 1 और कोर लिंब नंबर 2, तेरी यही अरेंजमेंट होगा, ठीक है, कोर लिंब, ठीक है। अच्छा, चूंकि सैंडविच वाइंडिंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट टू बी मेमोराइज्ड। ओके, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए सैंडविच वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर आपको पता है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग कहां की जाती है, इनर लिम्ब्स पे, इसलिए कोर आपको दिख रही है बाहर, ये कोर आपको दिख रही है बाहर, और ये आपका पहला लिंब है, पहला आंतरिक लिंब, और ये आपका दूसरा आंतरिक लिंब है। इन पर वाइंडिंग्स की गई है, कैसे दी गई है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, देन लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये सीक्वेंस होगा। इसको कहने को तो ये भी ऐसे भी कह सकते हो कि अल्टरनेटली आपका लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे। अल्टरनेट दिख भले ही रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग दो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में है, ठीक है। इससे क्या मतलब हो गया, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से लीकेज, जो लीकेज फ्लक्स है वो मिनिमाइज हो जाता है। लीकेज फ्लक्स जो होता है वो मिनिमाइज होता है इस अरेंजमेंट में, ठीक है, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच डेंसिटी ज्यादा है, लो वोल्टेज वाइंडिंग देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इस अरेंजमेंट में वाइंडिंग्स आर मोर डेंस, ठीक है ना, तो डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां पे फ्लक्स लीकेज कम होता है, ठीक है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए इसका यूज होता है, और वही चीज कि इसमें इंटरनल लिंब्स जो है आपके, उस पर वाइंडिंग की जाएगी। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में यही डिफरेंस होता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर से, कि इसमें कोर के अंदर जो लिम्ब्स हैं उस पे वाइंडिंग्स की जाती है। तो ये लिम्ब, अगर कोर लिम्ब नंबर 1 मान लीजिए, तो इस पर वाइंडिंग की गई है, कोर लिम्ब नंबर 2 इस पर वाइंडिंग की गई है, और वाइंडिंग कैसे की गई है, दो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में हाई वोल्टेज वाइंडिंग की गई है। और ऐसा है ना, इट अपीयर्स दैट हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन टू लो वोल्टेज वाइंडिंग्स। तो इस अरेंजमेंट से हमको क्या लाभ मिल रहा है, हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, लीकेज फ्लक्स इज बीइंग रिड्यूस्ड, है ना, लीकेज फ्लक्स कम से कम होता है। देखिए फ्लक्स नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार हम ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लक्स कम होता है। भाई फ्लक्स कम नहीं होना चाहिए, दो चीजें होती हैं। देखिए फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स एंड लीकेज फ्लक्स, ठीक है, लिंकेज और लीकेज राइम्स नाइसली, ओके, लिंकेज एंड लीकेज। तो लिंकेज और लीकेज बोलने में लग रहा है एक साथ, लेकिन दोनों में दोनों जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट। लिंकेज फ्लक्स मतलब क्या है, लिंक मतलब जुड़ा हुआ, लिंकेज फ्लक्स मतलब जितना फ्लक्स
जो फ्लक्स आपके मैग्नेटिक सर्किट से जुड़ रहा है, लिंक हो रहा है, मतलब दिस इज योर यूजफुल फ्लक्स। ये आपका काम की चीज है, ये आपका यूजफुल फ्लक्स। दिस शुड बी मैक्सिमम। लिंकेज फ्लक्स शुड बी मैक्सिमम, वेयर एज लीकेज फ्लक्स, लीक करना, यहां जहां जाना चाहिए वहां ना जाके वहां अनडिजायर्ड जगह पर लीक कर जाना, किसका? फ्लक्स का। सिमिलरली आपने इस रिएक्टेंस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तो लीकेज फ्लक्स क्या है? ये अनडिजायर्ड, दिस इज अनडिजायर्ड, ओके, एंड दिस शुड बी मिनिमम। It should be minimum. Alright? तो लीकेज फ्लक्स यहां पे हमारा कम हो जाता है, ठीक है? और आप उल्टा भी कह सकते हो, लिंकेज फ्लक्स हमारा बढ़ जाता है, लिंकेज फ्लक्स बढ़ जाता है, ठीक है? अब एक चीज बताना, मैं हेलिकल वाइंडिंग में एक चीज बताना भूल गया था। सैंडविच वाइंडिंग का डेटा हम पढ़ेंगे। सभी वाइंडिंग्स का डेटा है, डेटा मतलब कितने केवी के लिए, कितने एम्पियर्स के लिए, कितने वोल्टेज के लिए ये यूज होते हैं, इसका हमको जानकारी मिलेगी एक टेबल से, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लास्ट क्लास में हेलिकल वाइंडिंग भी दो तरह की होती है। हेलिकल वाइंडिंग भी दो तरह की होती है। सैंडविच वाइंडिंग अपना हो गया, हेलिकल वाइंडिंग भी दो तरह की होती है। ये पहला होता है डबल लेयर वाइंडिंग, ओके। तो हेलिकल वाइंडिंग भी दो तरह से हो सकती है, डबल लेयर वाइंडिंग, मल्टी लेयर वाइंडिंग। देखिए, जब हम सिंगल लेयर हेलिकल वाइंडिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, हेलिकल वाइंडिंग को आप ऐसे समझ लीजिए, ये हेलिकल वाइंडिंग है, तो ये आपकी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये थी सिंगल लेयर। सिंगल लेयर लो वोल्टेज, सिंगल लेयर में क्या था? वोल्टेज लो था, धारा अधिक थी। तो मैंने बताया था आपको कि कॉपर लॉस भी अधिक थी। सिंगल लेयर हेलिकल वाइंडिंग में आपके जो लिमिटेशंस थे वो क्या क्या थे? करंट लो वोल्टेज के लिए यूज होती है, तो वोल्टेज अगर वोल्टेज कम होता है, धारा अधिक हो जाती है, धारा अधिक होने से कॉपर लॉस, जो I² आम लॉसेस हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर धारा का मान ज्यादा है तो इसको कैरी करने के लिए हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाइंडिंग भी ज्यादा चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमको ज्यादा चाहिए। इस पॉइंट को या इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, मतलब ज्यादा लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरह यूज होती है। एक लेयर लो वोल्टेज की, दूसरी लेयर है हाई वोल्टेज की, ठीक है? ये हेलिकल शेप में है, ठीक है? इसको हम कहेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर हेलिकल वाइंडिंग। इसमें दोष क्या था कि चूंकि ये लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरह यूज होती है, अर्थात इसमें करंट कैसा होगा? अधिक होगा। करंट जितना अधिक होगा, कॉपर लॉस उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएंगे, तो कॉपर लॉस ज्यादा होगा। यहां तक की बात मैंने बता दी। एक नई बात भी यहां पे ऐड हो रही है, अगर करंट ज्यादा होगी तो उसको कैरी करने के लिए बट ऑब्वियस है कि आपको जो वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया है mm में, वो भी mm² में, वो भी ज्यादा चाहिए।
पॉइंट को, इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम इसके दो तरीके से यूज कर सकते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग, मल्टी लेयर वाइंडिंग। जिसमें मल्टी लेयर वाइंडिंग में आप हाई करंट अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, तो हेलिकल वाइंडिंग में ये दो चीजें रह गई थी, डबल लेयर वाइंडिंग और मल्टी लेयर वाइंडिंग में क्या फायदा हो जाता है, इनमें धारा वहन क्षमता बढ़ती जाती है। धारा वहन क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी, ये CCC कह सकते हैं। ये हमारी दोनों वाइंडिंग में, इसमें अब कहें, अब इसमें भी देखिए डबल लेयर वाइंडिंग की ज्यादा होगी कि मल्टी लेयर की, बट ऑब्वियस है जितनी लेयर्स, मोर द लेयर्स मोर इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर हेलिकल वाइंडिंग की करंट कैरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी, डबल लेयर की उससे ज्यादा होगी करंट कैरिंग कैपेसिटी, और मल्टी लेयर हेलिकल वाइंडिंग की करंट कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये चीज बताना भूल गया था। और अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सभी वाइंडिंग्स का डेटा। ओके, थैंक यू फॉर द वेट।